हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का आज का लेक्चर नंबर 4 है। देखो भाई, इसकी जब अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैं बता रहा हूं कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो दो पार्टीज की बुक्स में हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। एक दो इन द बुक्स ऑफ लेसिंग यानी कि टीनेंट, जो लीज पर लेकर के किसी प्रॉपर्टी को यूज करता है, उसका एक्सट्रक्शन करता है। और एक करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर, जो कि उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है। लेसर ओनर, ठीक है ना। और ये जितना ज्यादा उस प्रॉपर्टी को या एसेट्स को यूज करता है, उतना रॉयल्टी पे करता है, उस हिसाब से, उस प्रोडक्शन के हिसाब से हमारे लेसर को। ठीक है, जो लेसी है इसके रॉयल्टी इसके लिए एक्सपेंस है, और जो लेसर है इसके लिए रॉयल्टी जो एक तरह की इनकम है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और उसके बाद में हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये कर लिया था। इन द बुक्स ऑफ लेसी जो है क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर इन द बुक्स ऑफ लेसर ओनर की बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है। जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो इसके लिए इनकम ड्यू होगी, जब इसको रॉयल्टी मिलेगी या फिर इसकी रॉयल्टी कम बन रही है जिसकी वजह से लेसी को अपनी जेब से पैसा दे रहा है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के केस में लेसर के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इन द बुक्स ऑफ लेसर। जैसे लेसी की बुक्स में जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते थे ना, मैं लेसी की बात कर रहा हूँ, लेसर की नहीं। तो वहां पर आपको पता है दो तरीके के मेथड बताए थे। एक मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन एंड मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन। तो इसमें दो थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेथड नहीं है, सिंपल एक ही तरीका है और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जनरल का फॉर्मेट नहीं बताऊंगा क्योंकि बना के उसके अंदर अकाउंटिंग एंट्री नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि मैं एक चार्ट बनवाऊंगा जिसमें बहुत सारी सिचुएशंस को मैं एक साथ ले लूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन ये होती है जब आपका रॉयल्टी ड्यू होता है। रॉयल्टी क्या हो गया? ड्यू हो गया। अब जो रॉयल्टी ड्यू होगा तो यहां पर भी तीन सिचुएशन हो सकती है, जैसा कि लेसी की बुक्स में करते थे वैसा वैसा लेसर की बुक्स में। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी जो रॉयल्टी है वो आपके मिनिमम रेंट अकाउंट से ज्यादा बन रही है। जैसे आपका मिनिमम रेंट अकाउंट फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 और आपकी रॉयल्टी बन रही है 15,000 रुपए की। तो इस केस के अंदर जो हमारा लेसर है वो क्या एंट्री करेगा? लेसर सिंपल एंट्री करेगा। इसके लिए रॉयल्टी क्या है मैंने अभी बताया आपको, इसके लिए भी तो रॉयल्टी इनकम है। और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट बट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो इसके लिए जो रॉयल्टी है वो इनकम है, तो ये रॉयल्टी को कर देगा क्रेडिट। कितने से? 15,000 रुपए से। अच्छा, क्या ये पैसे मिल गए? नहीं, ये लेने हैं। किससे लेने हैं? लेसी से लेने हैं। तो लेसी यहां पर हमारा डेटर बन जाएगा, भी उससे पैसे लेने हैं, ये मिले नहीं है अभी तक, इसलिए लेसी डेटर बन जाएगा। तो लेसी अकाउंट एक तरह की एसेट बन जाएगी, तो उसको हम कर देंगे डेबिट। तो ये सिंपल सी एंट्री होगी अगर ये सिचुएशन होती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर, कि आपका जो मिनिमम रेंट है ना, हाँ, उससे रॉयल्टी कम हो, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ तो मिनिमम रेंट जो है वो तो कम से कम पे करना ही पड़ेगा। मान लेते रॉयल्टी आपकी 8,000 की है और मिनिमम रेंट आपका 10,000 रुपए का बन रहा है। तो इस केस के अंदर जो हमारा लेसी है वो तो हमें 10,000 रुपये देगा, तो लेसर के पास तो 10,000 रुपये ही आएंगे। लेकिन फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होगा नेक्स्ट ईयर्स के अंदर, वहां पर हो सकता है जो लेसी है वो कुछ पैसा काट ले, है ना। वो शॉर्ट वर्किंग होती है, फिर उसको रिकॉपमेंट भी करते हैं, तो उसका इफेक्ट यहां पर भी देना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर ये डायरेक्ट हम पूरा का पूरा 10,000 रुपए रॉयल्टी में नहीं डालेंगे, क्योंकि रॉयल्टी के तो केवल कितने मिल रहे हैं हमको? 8,000 रुपए। हम यानी कि इस बार हम लेसर की बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं। अपने आप को ओनर समझ लो। आपकी प्रॉपर्टी किसी को दी हुई है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, आपको रॉयल्टी पे कर रहा है, तो आपको रॉयल्टी तो 8,000 की बन रही है ना आपकी, तो कमाए तो आपने 8,000 ही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको जो लेसी है वो देगा कितने? कम से कम उससे तो आपको 10,000 लेने हैं मिनिमम रेंट के। तो जो 2,000 आप उससे ज्यादा ले रहे हो ना, हाँ, वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी।
एक तरीके से आपने उससे एडवांस में पैसा ले लिया, फ्यूचर में वो अपना पैसा काटेगा। तो आपकी लायबिलिटी, ये रॉयल्टी इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो इनकम है तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये जो 2000 रुपए है ना, ये प्रॉफिट नहीं है। ये 2000 रुपए जो वो देगा ना, वो देगा अपनी जेब से, हमने कमाए नहीं है, कमाए तो 8 ही है, लेकिन लेसी से मिलेंगे 10। तो ये 2000 रुपए हमारी लायबिलिटी, ये ज्यादा मिल रहे हैं, एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रॉयल्टी रिजर्व नाम से डाल देंगे, रॉयल्टी रिजर्व। और सर इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होती है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड सिचुएशन आता है, आइए यहां पे कर लेते हैं सिचुएशन नंबर थर्ड। वो ये हो सकता है कि रॉयल्टी जो है वो आपकी 0 बन जाए और मिनिमम रेंट आपका 10,000 है, यानी कि इस बार जो है रॉयल्टी जो है वो बनी ही नहीं, यानी कि इनकम हमने जनरेट करी ही नहीं, तो यहां पर रॉयल्टी क्रेडिट होगा ही नहीं, कमाए नहीं। फिर भी हमको लेसी है वो 10,000 तो देगा, क्योंकि मिनिमम रेंट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 10,000 पूरे के पूरे हमने कमाए नहीं है, एडवांस में मिल रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे 10,000 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक तरह का रिजर्व हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा कि वापस उसको पे करने पड़ेंगे, वो काटेगा आगे आने वाले टाइम में। तो हम इसको पूरा का पूरा रॉयल्टी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो बहुत ईजी है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पता है, एसेट, लायबिलिटी, नॉमिनल रूल, थोड़ी टर्म्स, तो आप आराम से समझ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, एंड रेगुलर अगर लेक्चर देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका रॉयल्टी ड्यू। अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं भैया, ये जो रॉयल्टी है ये रिसीव होगा, है ना, रॉयल्टी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। ये देखो लेसी को हमने एज ए डेटर ट्रीट किया ना, यहां पर भी डेबिट किया, देखो यहां पर भी डेबिट किया है, यहां पर भी डेबिट किया है। तो जब ये हमें पैसे दे देगा तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हम तीनों सिचुएशन को लेते हैं। अगर ये वाली सिचुएशन होगी ना, तो ये लेसी तो क्रेडिट हो जाएगा, ये लो भाई लेसी क्रेडिट हो गया, कितने से, 15,000 रुपए से। लेकिन क्या हमारे पास 15,000 रुपए आएंगे? हाँ, पूरे 15,000 रुपए आ जाएंगे। लेकिन अगर पिछले साल में कोई हमको एडवांस पैसा आया हुआ है, तो हो सकता है लेसी वो काट लेगा, यानी कि शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर सकता है। और शॉर्ट वर्किंग रिकॉप तब भी हो सकती है जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा बन रही हो। अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम बन रही हो तो फिर शॉर्ट वर्किंग और बढ़ जाती है। तो इस केस में हम देखें तो वो 15 नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी उसने जो है हमें 10,000 रुपए दे दिए और 5,000 रुपए जो है वो रॉयल्टी रिजर्व के काट लिए, तो ये जो रॉयल्टी रिजर्व यहाँ क्रेडिट हो रहा है ना, ये नेक्स्ट ईयर में वापस इस सिचुएशन में डेबिट होगा। अगर नेक्स्ट ईयर में ये सिचुएशन आ जाती है सेम, इसी ईयर में तो वापस रिकॉपमेंट नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर में अगले साल ये सिचुएशन आ जाती है कि भाई आपकी रॉयल्टी ज्यादा बन रही है मिनिमम रेंट से, तो वो पेमेंट करते टाइम कुछ पैसा काट सकता है, वो रिकॉपमेंट कर सकता है। ओके जी, तो हमारी जो ये लायबिलिटी है ना यहाँ जनरेट करी है हमने कि भाई उसने एडवांस में दिया है, तो वो जब काट लेगा तो ये लायबिलिटी डेबिट होके खत्म हो जाएगी। लेकिन वो इसी सिचुएशन में हो सकता है, ए वाली सिचुएशन में। ठीक है, ओके जी। इस सिचुएशन में कभी भी रिकॉपमेंट नहीं होगा। इन सिचुएशंस के अंदर तो सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो लेसी है वो क्रेडिट हो जाएगा, और वो हमें पैसे दे देगा 10,000 रुपए, पूरे 10 देगा। देखो लेसी जितने से डेबिट होगा ना उतने से ही क्रेडिट होगा। यहाँ डेबिट 15 से है तो क्रेडिट 10, यहाँ 10 से डेबिट है तो 10 से आपका क्रेडिट। इस सिचुएशन में भी यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट वो एक बार दे देगा। ओके, अब आती है नेक्स्ट थर्ड एंट्री। ये जो रॉयल्टी अमाउंट है ये हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। भाई लेसर भी तो अपने फाइनल अकाउंट बनाएगा ना, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सब बनाएगा। तो उस केस के अंदर जो ये रॉयल्टी ऊपर क्रेडिट हो रखी है, या देखो यहां पर भी रॉयल्टी क्रेडिट है, यहाँ 8,000 से क्रेडिट है, और 10 यहाँ तो है ही नहीं क्रेडिट, नहीं है तो छोड़ो, जहां क्रेडिट है वो इनकम है इसलिए क्रेडिट किया, तो इनकम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो ये जो रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट हो रही है, यहां आके ये रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसका रीजन है कि पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा इनकम जाती है।
लेसी की बुक्स में हम इसकी उल्टी एंट्री कर देते, पीएनएल को डेबिट कर देते, रॉयल्टी को क्रेडिट कर देते, बट यहाँ उल्टी होगी क्योंकि यहाँ रॉयल्टी इनकम है ना कि एक्सपेंस, और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम ट्रांसफर होती है, इसलिए पीएनएल अकाउंट क्रेडिट किया है। इसकी आप पीएनएल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करके देखो, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी जाएगा। ये एंट्री 3 ही होती है, लेकिन एक एंट्री हो सकती है कि ये जो रॉयल्टी रिजर्व है ना, ये जैसे यहाँ है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये लायबिलिटी है, तो रिकॉपमेंट का जब तक राइट रहेगा तब तक तो ये क्रेडिट रहेगी, और जब रिकॉप कर लेंगे तो ये वापस ऑटोमेटिक ही डेबिट हो जाएगी आने वाले ईयर्स के अंदर। लेकिन जब रिकॉपमेंट का राइट जो खत्म हो गया कि भाई रिकॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है रिकॉपमेंट 2 या 3 साल जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उतने टाइम पीरियड के लिए होता है। अगर रिकॉपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया तो उस केस के अंदर फिर ये जो रॉयल्टी रिजर्व है ना, इसको भी हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब तक रिकॉपमेंट का राइट रहेगा इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, और ये क्रेडिट रहेगा, और रिकॉपमेंट जब करेंगे तब डेबिट हो जाएगा। और रिकॉपमेंट तभी होगा जब आपका रॉयल्टी अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रहा हो। ओके जी, तो सिंपल सी एंट्री है, लेसर की बुक्स में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओनली 3 एंट्री होती है, एक ही मेथड है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा ताकि थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। इसी बात पे फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके बता दीजिए भाई क्वेश्चन चाहिए ना आपको एक न्यूमेरिकल। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।